आप कोशिश करेंगे अदालत में जाके सिर्फ उसे परसीव करें चीज़ों को अपने अंदर गाप करें, और अगर कोई सवाल है तो अगर हम सारे इकट्ठे हो गए उधर ही डिस्कशन शुरू कर देंगे तो वो इंटरफेरेंस होगी अदालती काम की, या गुजरते हुए लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली ये मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि लोअर कोर्ट्स जो है मॉडल टाउन कोर्ट्स में बैठे हैं, ये उसका बारू में जहाँ बैठे हैं, और दीगर जितने भी इजला हैं वहाँ पर सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इकट्ठा काम कर रहे होते हैं। यानी एक ही जज है वो बाख्तियार सिविल काम भी करता है और फौजदारी काम भी करता है, इसलिए इस पोस्ट का नाम सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट है। और इसको बाख्तियार फैमिली भी बना दिया जाता है, इसको बाख्तियार रेंट भी बना दिया जाता है छोटी तहसीलों में जाकर। लेकिन लाहौर एक बड़ा शहर है, लाहौर के अंदर फौजदारी काम और सिविल काम बिल्कुल अलग अलग है, जिनको आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। इस प्रीमिसेस के अंदर मॉडल टाउन कोर्ट्स के अंदर सिविल काम नहीं होता, इस प्रीमिसेस के अंदर फैमिली काम नहीं होता। इसके लिए अलग अदालतें बनी हुई हैं जो अलग वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जहाँ पे आप सिर्फ फौजदारी काम करने वाले जो जजेज हैं उनको हम आज देखेंगे। और यहाँ से जब हम निकलेंगे, हमारे साथ ये दोस्त मौजूद रहेंगे। पिछली बार हमने तजर्बा किया था कि हम छोटे ग्रुप्स में निकले, तो फिर कई ग्रुपों ने ये कहा कि हमने ये चीज़ तो देखी नहीं, ये रह गई, ये किसी ने देख ली, किसी ने नहीं देखी। तो हमारा टारगेट था, मैंने आपको ग्रुप में वो चीज़ें शेयर की थी, वो आपने शायद पेज देख लिया कि हम इन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। कि हमारा काम ये है कि अहमद रूम को देखें, अहमद की ब्रीफिंग आपने ऑलरेडी सुनी हुई है। हमारी कोशिश होगी किसी अहमद को बाहर खड़ा करके वो खुद बताए वो क्या काम करता है, ताकि आप फिजिकली इसको देख सकें। इस तरह जो चीज़ है वो ऑलरेडी आपके नॉलेज में है। हम यहाँ से इकट्ठे जाएंगे, और अगर आपके पास दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो वो अपने पास नोट डाउन कर लें, अपने मोबाइल टू लिस्ट में लिख लें कि ये मैंने सवाल करना है। तो यहीं बैठ के हम दोबारा आगे डिस्कस कर लेंगे। घंटे का एक हमारा ये राउंड होगा। तो अभी हम चलते हैं। ये सारे दोस्त, मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। ये साजिद मोरी सोरानी साहब जी, ये साहब है। वेरी सॉरी मलक साहब, मैं इजाज़त चाहता हूँ। जी जी। नईमुल्ला जट मेरा नाम है, फारूक मैं गैस साहब प्रोफेसर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, तो मेरी जगह पे साजिद सोरानी साहब जो है मलक साहब के साथ जो है आपको वो सारा प्रोसीजर जो है वो बताएंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्त उनकी तरफ से आ गए। ये अली रज़ा साहब है मेरे साथ, ये असगर शिप्रा साहब है, ये अकरम साहब है, ये निशान साहब है। ये 4th पोजीशन की इनका क्लेम है लास्ट सेशन में। ये हमारे इसको वेलकम करते हैं। लाइब्रेरी सेक्रेटरी साहब हमारे लाहौर की जाने से जिससे हमारे इसको हो रहा था। ये हमारे इसके इलेक्टेड लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं सूफी अतीक साहब, और ये नासिर मुगल साहब हैं, ये अरफान साहब हैं, आप देख रहे हैं। मैडम कुबरा आपके साथ पहले बैठी हुई हैं, ये भी मेरे ऑफिस में है। तो ये बस इनमें से सिर्फ ये दोस्त मेरे साथ अभी ऑफिस में एसोसिएट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये इनकी मेहरबानी है। एक तो पहले तो हमारी ये कंप्लेन है कि हमारे सोफे पिछले सदर साहब ने यहाँ से याद करते हैं। हम हमारे दिन में ये काफ़ी काम जाएंगे तो ये पूरे सोफा से भरा है जी। और ये बताया जा रहा है नई कैबिनेट जो है वो स्टोर में कर। तो ये लाइब्रेरी पे बेस करेंगे हमें, तो उसके अलावा भी हमें बताएंगे। सबसे पहले हम इन्हीं से शुरू करते हैं कि यहाँ से निकल के उनकी लाइब्रेरी जो माल्टो में मेंटेन कर रहे हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ खड़े होकर ये अपनी कहानी सुनाएंगे कि लाइब्रेरी कैसे चलती है। हमारे साथ सूफी अतीक साहब मौजूद हैं। पहले ये बताएंगे कि लाहौर बार एसोसिएशन जिसके आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं उसके पास कितनी लाइब्रेरी होगी? जी शुक्रिया सबसे पहले आपका, सर का, और आप दोस्तों का सबका जो तशरीफ लाए। लॉ कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है बुक्स में, बेयर एक्ट्स वगैरह बाकी चीज़ें, वो उसका प्रैक्टिकली सिर्फ वो जब आप ट्रायल में जाते हैं तो थोड़ा सा इस्तेमाल आपको नज़र आता है। बाकी यहाँ पर सिर्फ चेहरे बिकते हैं अदालतों में, और या आप कोई अहदेदार हो जाए। बाकी आप ये निज़ाम देख रहे हैं, अभी ये कुर्सियाँ देख लें। ये हालांकि मैं खुद इसका ज़िम्मेदार हूँ अब से, ठीक है, लेकिन हमने इसको ठीक करना है। ये लाहौर बार एसोसिएशन जो है वो सबसे पहले एशिया की सबसे बड़ी बार है। एशिया की किस तरह सबसे बड़ी बार है? एशिया में चाइना भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, मालदीव भी आता है। तो जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स है उसके हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 तारीख को इसी मंथ की इलेक्टेड हुआ हूँ 4645 वोट लेकर। तो हमारी लाहौर बार एसोसिएशन के अंडर जो है वो माल्टन लाइब्रेरी आती है। जो हमारी मेन लाइब्रेरी है वो ऐवान अदल में है, सिविल कोर्ट जिसको कहा जाता है। ऐवान अदल लाहौर में है। एक सेशन कोर्ट में लाइब्रेरी है, एक ज़िला कचहरी में लाइब्रेरी है,
एक कैंट की तैयारी में लाइब्रेरी है, एक बैंकिंग कोर्ट में लाइब्रेरी भी है, और एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है छोटी सी लाइब्रेरी। ये सारी लाइब्रेरी जो हैं वो लाहौर बार एसोसिएशन के अंडर आती हैं, और अभी आजकल इस पूरा साल में मेरे पास चार्ज है उनका। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, जैसे ही वो लॉ करते हैं तो करने के बाद उन्होंने कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम देने होते हैं, तो उन्हें लाइब्रेरी से ज़्यादा रीडिंग रूम्स की ज़रूरत होती है। तो क्या लाहौर बार अलाउ करती है ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स या जो अभी अंडर ग्रेजुएट्स हैं कि वो सिर्फ आके इस यहाँ पढ़ सकें, अपने इन टेबल्स पे अखबारों को पढ़ सकें या अपना बैठ के तैयारी कर सकें? आपकी पॉलिसी क्या है? जो पहले से एक पॉलिसी चल रही है डिज़ाइन, वो ये है कि किसी भी नॉन मेंबर को लाइब्रेरीज में दाखिले की इजाज़त नहीं है। नॉन मेंबर कौन? जो वकील ही नहीं है। अब उसमें बात इस तरह भी है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने इंटीमेशन दिया हुआ है और आप किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आप यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिए विद मैरून टाई, तो फिर आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट में एक लाइब्रेरी है, वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंडर आती है। वो थोड़ी सी कह लें कि अप टू डेट है और जदीद तकाज़ों के मुताबिक है। वहाँ पर अलहदा से 2-3 रूम्स हैं जिनको जो मुख्तस किया गया कि वहाँ पे जो है ना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, उनको साइलेंस रूम बनाया गया है। वहाँ पर स्पेशली जो सिविल जजेस की तैयारी करते हैं या आजकल एडिशनल सेशन जजेस की सीट आएंगे, तो वो वहाँ पर बैठ के जो है ना तैयारी करते हैं स्पेशल। अब मैं इसी चीज़ को लेते हुए कल एक हमने लेक्चर रखा है एडिशनल सेशन जजेस की और सिविल जजेस की तैयारी करने का तरीका। पहली बार लाहौर बार एसोसिएशन में ये मैं लेक्चर करवाने जा रहा हूँ। इस पे इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको मज़ीद फर्दर जो है ना जो रिवाइज सिलेबस है पूरा सिविल जजेस का उसको रिवाइज करवाया जाए। यानी इसमें मैं ये एफर्ट नज़र आ रही है कि जो लोग ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। एक जो पिछले साल की इनोवेशन थी मॉडल टाउन कोर्ट से हमने शुरू करने की कोशिश की थी, वो एक लीगल डिस्कशन कॉर्नर है। वो यहाँ पर पिछली कैबिनेट ने कहीं बता किया था, मेरे ख्याल ऊपर है ऊपर साइड पे, तो उसमें हमने ये कोशिश की कि अपने बार रूम्स के अंदर ऐसे कोने मुख्तस कर दिए जाएँ जहाँ पे यंग लॉयर जो है वो अगर जाके बैठे तो उसका मकसद ये है कि वो कुछ सवाल पूछना चाह रहा है, अगर उससे कोई थोड़ा सा सीनियर है, अगर वो अपनी कहीं और बैठ के उसने चाय पीनी तो उस कॉर्नर में बैठ के उसको असिस्ट कर सके। तो ये चीज़ें सारी हम बिल्ड कर रहे हैं। जहाँ हमें नेगेटिविटी नज़र आती है वहाँ हमें पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है कि पिछली कैबिनेट ने ये कोशिश की कि वो एक लीगल डिस्कशन कॉर्नर इनागोरेट किया। वो एक अलामत है। आप लोग मुख्तलिफ शहरों से हैं, अपने शहरों में जाएंगे जहाँ बार रूम को जो है वो, चूँकि हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं और उसमें हमें पूरी आवाम देख रही होती है, तो हमारे में हर तरह की सियासी डिस्कशन भी होती हैं बार रूम में बैठ के। तो लीगल डिस्कशंस के हवाले से ये एक एफर्ट है जो शुरू की गई है। यहाँ से हम चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बार रूम्स के अंदर, जो बार रूम और लाइब्रेरी एक अलग अलग चीज़ है, लाइब्रेरी में डिस्कशन नहीं हो सकती, तो हमने वहाँ पर एक लीगल डिस्कशन कॉर्नर की बुनियाद रखी मॉडल टाउन बार में, ताकि इस तरह की जो कॉर्नर्स हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान उनको बनाया जा सके और उसको आगे चलाया जा सके। थैंक यू अतीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम इनको आगे लेके चलते हैं। इससे अगली डेस्टिनेशन इससे नीचे वाला कमरा है। हमने आपके आने से पहले कोई चीज़ें यहाँ पे साफ सुथरी की, जैसे होता है ना कि जी वो फलां की इंस्पेक्शन है तो आप फलां आएगा, तो हम ओरिजिनलिटी के साथ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपनी जो है वो हकीकत पसंद बने। यानी ये ना सोचें कि जी यहाँ पर कुछ चीज़ों को चीट किया जा रहा है और कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। अब इससे बिल्कुल नीचे एक बार रूम है, वो सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो गंदा है, यहाँ पे तो बैठने की जगह नहीं है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो खवातीन के लिए ज़्यादा से बार रूम ही नहीं था। तो हम उसको एक ही चीज़ को देखने के दो एंगल ऑफ परसेप्शन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बात यह है कि अब खवातीन को कम अज़ कम एक बार रूम ऐसा है जिसके उसके उनके नाम पे मुख्तसुदा पड़ा हो। और मज़ीद पॉजिटिविटी ये है कि डे केयर सेंटर के बारे में भी हाईकोर्ट बार सोच रही है कि यानी ऐसी खवातीन या बच्चियां जिनके पास छोटे बच्चे हों, पता नहीं वो बन गया वो उसकी एप्लीकेशन जमा हो रही है। किस जगह पे वो बना, जहाँ सेंटर बना ना, सोलर सेंटर, पुलिस सोलर हाईकोर्ट बार के अंदर, वहाँ पर। तो ये एक वर्किंग वुमेन के लिए पॉजिटिव बात यह है कि वो वहाँ पर हाईकोर्ट बार के अंदर जो है वो वहाँ पे बन चुका है। सेशन कोर्ट में भी है, न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, उसके अंदर भी है न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है पिछले साल से। यानी वो सिर्फ सहूलत खवातीन वकला और जजेस के लिए है। हाँ जी, कि उनके बच्चों को ऑफिस आवर्स में मेंटेन करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई आया मौजूद होगी। ये भी एक पॉजिटिव बात है जो मुझे आया मौजूद है वहाँ पे।
अच्छा। और वहाँ पे बाहर की तरफ से डायपर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, यानी उस दौरान कोई संदर्भ प्रॉब्लम मौजूद हैं जी। अच्छा, ये पॉजिटिव बात है ना कि भी हमें यानी एक नया रास्ता, नया रुख मिल रहा है। माल्टोन में भी अभी नहीं है, हाँ जी। तो वो हम नीचे बाथरूम देखेंगे इसके बाद। यानी आप लोग इससे देखिए अंदाज़ा लगा लें। ये भी मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ, तो लेकिन ये बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जिला कचहरी। वहाँ पे जो हाँ जी, हाँ ये भी नहीं है चीज़। तो आप लोगों को बजाय हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हकीकत दिखा रहे हैं कि ख़वातीन पसंद करेंगे यहाँ बैठना। आप लोग ग्रेजुएट हो गए, जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं कि जो वकील बना दूँ गाड़ी आ गई, वो सिर्फ इंडियन फिल्मों में होता है। ठीक है, यहाँ बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और आपको दिन रात एक करना पड़ता है, प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ती है। सर बेहतर बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये एक्चुअल बाथरूम ये होता था मेल बाथरूम। 2001 के अंदर जब मैं यहाँ पे आया तो ये सिर्फ एक कॉमन बाथरूम इतना सही था। पॉजिटिव बात ये है कि जो उस वक्त एक था, अब एक से बढ़कर हमें आपने देखा कि जहाँ हम बैठे थे उससे नीचे पूरा फ्लोर मौजूद है। तो यानी चीज़ें ग्रो करती हैं, माशरा ग्रो करता है। ये बरगद की दरख्त की तरह है जिसने 200 साल या 400 साल में ग्रो करना है। ऐसा नहीं है हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमारा पास मुल्क जो है वो 60-70 साल पहले बना हो और आप 60-70 साल में ही आप उन कौमों को मीट करते हैं जो कि अपनी हज़ार साल की हिस्ट्री रखते हैं। तो हम इसको भी पॉजिटिविटी समझते हैं कि हम यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ से हमने एक नया बाथरूम बना लिया, उस बाथरूम के ऊपर हमने एक और बाथरूम बना लिया। तो ये दोस्त यहाँ खड़े थे, ये बड़े अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ। पॉजिटिविटी ये है कि कम से कम मैं जब किसी नई अदालतों में जाता हूँ तो मुझे ये पता ही नहीं था कि हमने पेशाब कहाँ पे करना। तो एटलीस्ट ये मैं लग रहा है कि टॉयलेट यहाँ पे मौजूद है। आल तो एक्सेसिबल नहीं है, अभी इसके अंदर रैंप नहीं बने हुए, यहाँ पर अभी वो अपना व्हील चेयर मौजूद नहीं है। तो ये सारी बातें जब हम यहाँ पर आते हैं तो पॉजिटिव ये है कि हम इस पर भी काम कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो आर्टिकल प्रोडक्शंस की तरफ जाएं। वो जो मसाइल है, यानी आप यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा ना कि आप नॉन मेंबर नहीं आ सकते हैं विद द परमिशन ऑफ बार। कोई भी स्टूडेंट है, कोई इशू नहीं है। मैं बिल्कुल जब स्टूडेंट था तो मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कराची में भी गया तो हम जाके इजाज़त ले लेते थे। मैं उन्हें कहते थे कि जनाब मैं स्टूडेंट को मुझे इजाज़त दें, तो किसी भी सदर को क्या प्रॉब्लम है आपको इजाज़त ना दें। आप पढ़ना चाहते हैं। मैं छोटा बच्चा था जब मैं माल्टन बार में माल्टन सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाता था तो मुझे किताब अंदर नहीं ले जाने देते। तो फिर मैंने उनसे स्पेशल परमिशन ली कि मुझे अब अखबार वाले कमरे में ले जाने दो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रीडिंग रूम का कि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनको लाइब्रेरियों में नहीं घुसने देते। करीब घरों में लाइब्रेरियाँ नहीं मिलती। तो आप जहाँ भी चले जाएँ, आप यहाँ से अपने छोटे शहरों में चले जाएँ तो आपको एक तहसील बार मिलेगी। उस तहसील बार के अंदर रीडिंग रूम है। एक जैसे लोग, हम ख्याल लोग वहाँ रीडिंग रूम में मिलते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चलो एक तरह के लोग वहाँ पे मिलेंगे। अब वरना छोटे मोहल्लों में, छोटे घरों में आपको ग्रेजुएट ढूंढना भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप डिस्कशन किससे करें। तो इसलिए ये पॉजिटिव बात है कि जहाँ भी आप रहे पूरे पाकिस्तान में आपके करीब कहीं तहसील बार मिलेगी और उस तहसील बार में आपने जो अब तक डिग्री ली है उसको इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे आप उसको बतौर रीडिंग रूम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बाकी इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताए बाकी साहब अपना सॉरी नाम आरिफ साहब दोस्तों जिथे की कर रहे 20-30 साल तो की वेखते पे सच बोलना है। गल है कि जनाब मेरी इस साल 33 साल तो नौकरी हो गई थी। 88 से मैं आया हूँ। 92 में इधर मैं लाहौर से इधर आ गया हूँ। तो इधर पहले बाथरूम था, ऊपर लाइब्रेरी थी। इधर बाद में जजेस साहबान के लिए जगह नहीं थी तो सेक्शन 30 को भी ये कमरा दिया गया। उसके बाद फिर बाथरूम बन गया। ऊपर ही लाइब्रेरी थी, ऊपर ही बाथरूम था। सेक्शन 30 का मतलब कि ये अदालत रह चुकी है। अदालत रह चुकी है जगह ना होने की वजह तो उस तो बाद फिर और जजेस साहबान उधर शिफ्ट कर दिया गया। फिर बाथरूम दूसरी मंजिल की बना दी है। तो ये हमारी सर्विसेज की मॉस्क है। ये हमारा एक कॉमन रूम होता है बोल के बाद दफ़ा किसी भी आप कचहरी में चले गए जैसे मैंने आपको बताया आपको परमिशन की जरूरत है आप काम करने के लिए कमेटी रूम मिलेगी। ये काम है बेसिकली ये कमेटी रूम किधर है, वहाँ पर आपको नीचे में लोग मिलेंगे। बाद दफ़ा आप स्ट्रगल का शिकार हो जाते हैं और आपको चाहिए कि मुझे मैं अपने जो सियासत को बनाया उसकी मदद हासिल करें। तो उसके लिए भी आप कमेटी रूम ढूंढेंगे, तहसील में जाए, डिस्ट्रिक्ट में जाए, यहाँ पर मेंबर्स है वो बैठे। हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा प्रोफेशन है और मलक साहब हमारे यहाँ के इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं। हमें कुछ बताइयाँ होंगी लेकिन ये माशाल्लाह लॉ को समझते भी हैं। PhD की है इनकी क्रिमिनल और यहाँ पे हैमी क्रिमिनल कोर्स है।
ये दफ्तर भी आपको कोई ज़रूरत पड़े ये अपना ही समझें आप छोटी बहनें मैंने अभी तक दो हैं। अल्लाह चीज़ें ताला ऐड की हैं आपको तरक्की दे, आपको मेहनत करके लॉ करें दफ्तर के फंक्शन बताएं। जी। दो चीज़ें मैंने इनको बताई हैं। एक कि अगर आप लाइब्रेरी, अभी आप लॉयर नहीं है, आपको लाइब्रेरी एक्सेस चाहिए, बार रूम एक्सेस चाहिए, आप कमेटी रूम में जाके जा सकते हैं। बिल्कुल। और नंबर 2, आप अगर किसी प्रीमिसेस में चले जाएं, किसी तहसील में चले जाएं, वहाँ कमेटी रूम ढूंढें अगर आपको किसी लॉयर की मदद की जरूरत है। हाँ। तो इलेक्टेड मेंबर आपको वहाँ बैठे हुए मिलेंगे कि जैसे नहीं है आज हमारे कहीं आगे गए हैं तो वो अपनी जगह पर अपने जो पहले जीते हुए कोई ना कोई नुमाइंदा बैठा होता है वहाँ पे। तो ये दो फंक्शन तो मुझे पता है। ऐड कर दूँ सर, पंजाब बार कौंसिल के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटर्नशिप स्टार्ट करें। हम अभी हमारा एक डेलीगेशन पंजाब बार का जो हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी है वो जा रही है जेल खाना जात के आईजी से मिलने के लिए कि हम अपने बच्चों को बाकायदा इंटर्नशिप दिलवाएँ मुख्तलिफ अदारों से, और उस दौरान उन्हें पैसे भी मिलें। तो इसके लिए पंजाब बार से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे ही कहा कि आप जाके बात कर लें। तो हम चाह रहे हैं पीजी ऑफिस में, एडवोकेट जनरल ब्रांच में उन बच्चों को जो मायूसी होती है एकदम से आते हैं वो कचहरी में देखते हैं ये क्या है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है बंदा। तो हम चाह रहे हैं कि इंटर्नशिप, उसको आप इंटर्नशिप का नाम दें, बजाय वो वकील बने आके वो अपनी इंटर्नशिप करें, अपने अदारे के रेफरेंस से प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। देखिए मैंने आपको बताया कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा पंजाब बार अदारा है वो बन रहा है, तो इसमें अभी 60-70 साल पाकिस्तान को बने हुए हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। अब वो इसी तरह एक आवाज़ ऊपर करती है, उसको हम इंटर्नशिप का नाम देंगे। स्टूडेंट आप इंटर्नशिप करें, लेकिन आपको पता हो कि आप स्टूडेंट हैं। अगर आप वर्दी पहन के आते हैं और आप ही अपनी FIR करवा लेते हैं तो फिर आप कल को आपका जो मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम है, एक FIR आपकी हमेशा पड़ी जाएगी। एक मैं जनाब की तरफ से डॉक्टर साहब से मिलाना चाहूँगा, करीम जावेद नाम है ना सर? डॉक्टर करीम जी साहब आए। डॉक्टर साहब तुम पीछे हो खड़े हो। डॉक्टर साहब की बात से थोड़ी सी एक बात ना, 2-3 अपनी जिंदगी की हमारे फिजिक्स के टीचर की बैठक में हमें भाई ये बात है, तो आपकी बात है कि आप फार्मूले फिजिक्स के इस तरह याद करें जिस तरह आपको पूरी क्लास के नाम है। हमारे एक दोस्त ने कहा जी ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा ये मुमकिन इसलिए है कि आप 40 की क्लास है, 40 के नाम आते हैं। हमने कहा यस, आप लोगों के सबको अपने एक दूसरे का नाम है। उन्होंने कहा इसका मसला ये है कि जब मैं इस भाई के चेहरे को देखता हूँ जिनका नाम मेरे दिल में बार बार आ रहा है, रिफ्लेक्ट होता है, बार बार उसकी रेपुटेशन होती है, इतनी रेपुटेशन होती है कि एक दिन मैं अब सर को मैं देखूंगा ताहिर परवेज साहब, इनको मैं देखे बगैर कह रहा हूँ कलीम जवेद साहब खड़े हैं, इनको मैं कह रहा हूँ ये मिर्जा साहब खड़े हैं। तो ये बात है, इसी तरह पढ़ाई है। अभी आपने बड़ी बड़ी बुक्स देखी हैं। मैंने अपने एक दिन एक केस में फंस गया तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सीनियर आए, उन्होंने कहा क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा यार ये ढूंढ रहा हूँ सर। उन्होंने कहा जी ऑर्डर 21 रूल 4, मैंने वो पढ़ा, मेरा मसला हल हो गया। मैंने फिर जस्टिस से सर से पूछा कि सर आपको कैसे आता है? उन्होंने कहा जी बस पढ़ने से आते। बात एक ही है, मायूसी नहीं है इस फील्ड में। आप आज भी मैं आप मुझे पूछे ना दुनिया के रिचेस्ट पर्सन 10, तो आज मेरा बच्चा रिसर्च कर रहा था तो उसने कहा जी पापा ये दुनिया का अमीर आज। मैं कहा बेटा ये उसने गूगल में सर्च किया तो 10 बंदे और आए। लेकिन मैं आज आपको जो 10 वकला सक्सेसफुल है उनके नाम बताऊं और उनकी फ़ीस बताऊं तो दुनिया के किसी फील्ड में किसी डॉक्टर किसी इंजीनियर की इतनी फीस नहीं है, यानी 5 मिलियन 10 मिलियन भूल से कहने वाली। लेकिन वो लोगों का जब मैंने बैकग्राउंड देखा तो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने क्लाइंट को चीट नहीं किया। डॉक्टर साहब वाली बात है, वो सुल्तान रही और उनकी बात पुरानी फिल्मों में भी होता था। कोर्ट से पहले मेरा नाम बच जाए, मेरा ही नाम बता है, और वकील बनने से पहले और बाद में पूरी कोशिश करें कि कोर्ट में आपका नाम ना बचे। आप कोर्ट में लर्नर काउंसिल के तौर पर पेश हों, ये पेश ना हो जो आजकल हमें हमारे जैसे सीनियर्स को कुछ शिकायत है हमारे आने वाले नौजवानों से। तो लॉ कॉलेज से ग्रुप बनता है और लॉ कॉलेज से ही FIR इंदराज के लिए थाने चले जाते हैं, और एक ग्रुप की शक्ल में जो पंजाब बार इस वक्त हॉट इशू है। पंजाब बार में एक मेरी रिक्वेस्ट है, बीइंग ए मेंबर करने लगा हूँ मैं भी। अगर आपको कहूँ ना ताहिर साहब के रेफरेंस से कि भाई आपका लाइसेंस विदाउट कंप्लीटिंग 6 मंथ इंटर्नशिप मैं दे देता हूँ, तो पता ना लीजिए वो 2 नंबर होगा। इस तरह के बेशुमार लोगों ने लाइसेंस लिए हैं, उनकी तादाद 2200 के करीब है, और तमाम लाइसेंस सस्पेंडेड है। इसलिए मेहनत करें, लॉ गार्ड की तैयारी करें। अच्छे वकील के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वकील वही है जो पढ़ता है। जो काला कोट पहनता है वो वकील नहीं है, वो इस फील्ड में आ जाता है पढ़ने से। जिस तरह आपको सर गाइड कर रहे हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमने आपसे बात की है। अब कलीम जवेद साहब भी मेहरबानी है। देखिए एक मिनट का पढ़ना चाहिए, अब ये इस चीज़ का सिंबल है कि पढ़ते रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से मेरा डायरेक्ट पहली बार मैं इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये PhD डॉक्टर हैं, तो मैं इसलिए वजह से इनको जानता हूँ कि बतौर वकील
इनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा है, लेकिन ये पढ़ रहे हैं। अभी इन्होंने PhD रिसेंट मेरे ख्याल पिछले साल कंप्लीट की है। तो यहाँ पर आपको जहाँ नेगेटिविटी नज़र आएगी, वहाँ आपको पॉजिटिविटी भी नज़र आएगी। वाह, ये कहना जी वकील तो ऐसे होते हैं, वकील ऐसे भी होते हैं, किसी केस की डॉक्टर भी होते हैं, चाहे हमारी फैसिलिटी में लॉ में नहीं करवाई जा रही या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने दीगर फैसिलिटी के अंदर। सर आप अगर थोड़ा सा अपना तारुफ खुद कराएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। हम यहाँ पे भी सुबह बैठे हुए थे बार रूम के अंदर, तो केस में वेट कर रहे थे। ताहिर परवेज़ सर जब आप लोग आए हैं तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे आप लोग माल्टन कचहरी में पहले ही दिन आ गए। आप यहाँ का एनवायरनमेंट देख के शायद मायूसी हो जाए कि यहाँ पे क्या है, जो आप साहब ने भी बात की आपके सामने। तो इस सिस्टम है, इसी सिस्टम के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, इसी सोसाइटी के अंदर हमने सर्वाइव करना है। आप आज यहाँ आए हैं, कल आप हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट भी देखेंगे। बहुत सारी बेहतर चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सिस्टम है। आप लोगों को माशाल्लाह खुशकिस्मती है आप सबकी कि ताहिर परवेज़ साहब जैसे हम इनको फॉलो करते हैं, हम सोशल मीडिया पर इनको देखते हैं। माशाल्लाह पॉजिटिव एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं, हमेशा पॉजिटिव पढ़ी लिखी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप लोगों को ये विज़िट करवा रहे हैं। मेरी एक ही आप लोगों को नसीहत भी है और एडवाइस है कि आप लोग रिसर्च देखें, आप लोग रिसर्च करें। आप सब लोग बात करें कि ना पढ़ने वाली वकील हर वक्त वो आखिरी दिन तक भी वो स्टूडेंट ही रहता है, क्योंकि उसने हर वक्त पढ़ना है। हर वक्त नई चीज़ें सामने आ रही होती हैं, नई चीज़ें, नई प्रेसिडेंट्स, कोर्ट्स की जजमेंट्स आ रही होती हैं, लॉज नए आ रहे होते हैं, लॉज में अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं। तो वकील को बहुत ज़्यादा विजिलेंट और बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। अब आप सब लोग बात कर रहे थे ना, ये मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा। यकीन करें, अभी आप गूगल करके देखें 2018, 2019 और 2020, ये पिछले 3 साल का मैं डाटा आपको दे रहा हूँ। जो मोस्ट प्रिविलेज्ड प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो लॉ है, जो मोस्ट पेइंग प्रोफेशन है वो भी लॉ है। आप गूगल करके देख लें कि पिछले 3-4 साल से मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर टॉप पे ये प्रोफेशन है। लेकिन कैसे है कि अगर आप लोग पढ़ें और यकीन करें कि आपके वकील के कलम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपकी सोच होगी, आप छोड़ देंगे सारे काम, सारे झगड़े। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अपनी ही दूंगा, लास्ट वीक की बात है। मैं जस्ट ये अपनी बात करने वाली नहीं होती, लेकिन आप लोगों की एक मोटिवेशन के लिए कि वकील के कलम के अंदर ताकत कितनी है। हमारे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, हमारे लोग छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, लेकिन अब आप लोग वकील बन रहे हैं, आपने एनालिटिकली सोचना है, एनालिटिकली देखना है और उसको फिर अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है। मेरा क्लर्क हाई कोर्ट के अंदर उसने एक सर्टिफाइड कॉपी के लिए ताहिर साहब अप्लाई किया। 2 हफ्ते गुजर गए, वो कॉपी उसे नहीं मिली जो मिलनी थी, 3-4 दिन के बाद मिलनी थी, वो कॉपी उसको नहीं मिली। मुझे उसने आके बताया कि जी कॉपी नहीं बन रही। मैं उसके साथ हाई कोर्ट के कॉपी ब्रांच में गया। मैंने उन्हें कहा जी कॉपी क्यों नहीं बन रही। वो जैसे आपको पता है सरकारी हमारे सिस्टम के अंदर आएँ बाएँ शाएँ क्लरिकल। मैंने कहा जी चले मैं अभी इस पर देखता हूँ। मैंने एक वहाँ से पेपर लिया, एक एप्लीकेशन लिखी 3-4 लाइनें कि मैंने ये मेरा कॉपी नंबर है और ये मैंने फलां डेट पे अप्लाई किया था, अभी तक मेरी कॉपी नहीं बनी और जो स्टाफ है यहाँ का कॉपी ब्रांच का ये कॉपरेट नहीं कर रहा। बिलीव मी कि तीसरे दिन तक सब मुझे कॉल आई मेरे ऑफिस के एसोसिएट से, मेरे जूनियर वकील के, कहते जी यहाँ पे ऑफिस के अंदर ना कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, मेरे ऑफिस में हाई कोर्ट से बाहर। मैंने कहा बात करवाएं। उन्होंने बात करवाई तो कहने लगे जी आपने एक एप्लीकेशन दी थी तो वो हमारे तो गले पड़ गई है, हमारे तो रजिस्ट्रार साहब ने हमारी इंक्वायरी लगा दी है कि कॉपी इतने दिनों से क्यों नहीं बनी। अब मैं अगर ये काम करता कि मैं वहाँ पे उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता, उसको क्लर्क था मैं उसको मारता, वो मेरी भी डिग्निटी पे एक हरफ था कि मेरा लेवल, मैं एक वकील हूँ और मैं क्लर्क के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ। मैंने वो काम नहीं किया। मैं ये बता रहा हूँ, हमारे एक दोस्त ने थोड़े दिन पहले किया भी हुआ है, आप पहले में वो अभी बाहर नहीं आया। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके साथ। तो मैं वो ऑप्शन एक ही है। अभी मैंने उससे कहा चले यार आप मेरे ऑफिस में आ गए हैं तो मैंने आपको माफ़ किया, मैं उस एप्लीकेशन को परसू नहीं करूँगा। कल मैं यहीं पर मौजूद था, मुझे कल फिर कॉल आई कि जी वो हमारी जान नहीं छूट रही उस एप्लीकेशन से, आप रिटर्न लिख के दें कि मैंने वो एप्लीकेशन वापस ली। फिर मैंने जाके वो एप्लीकेशन को 2 लाइनें लिख के दी कि जी मैं इस एप्लीकेशन को परसू नहीं करना चाहता। मतलब आपके कलम के अंदर कितनी ताकत होगी कि आप लोगों के लिए इतने मौके होंगे खुले काम करने के लिए, बहुत अपॉर्चुनिटी।
ये स्टेनो है डाटा ऑपरेटर ये 4-5 साल से डाटा ऑपरेटर ये स्टेनो नजर आ रहा है आपको एलमन साहब आपको नजर आ रहा है रिकॉर्ड कीपर एलमन जो है उसका काम ये होता है कि वो इस अदालत का जितना भी रिकॉर्ड है उसको कीप करना है जो जुडिशियल फाइल है उसके पास एक्सेस करते हैं और एक दिन के लिए जो प्रोसीजर है वो रिकॉर्ड कर लेगा लेकिन जो कल की पेशी है वो उनके पास मौजूद है इसको ये रेगुलेट करते हैं जो नजर आ रहा है कि जो कोर्ट के अंदर फाइल पूर्ण हो रही है उसका डाटा अपने पास महफूज कर रही है और इसके साथ साथ यानी हम अपने सिस्टम को ना ऑटोमेशन की तरफ ले जा रहे हैं यानी हम जो कॉल सिस्टम है उसको हम अपनी वेबसाइट पर punjab.pk जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम घरों से अपने डेटों से बाखबर रह सकें और उसके अलावा जो है वो केस की जितनी डेट्स है वो अपडेट आ रही है अभी आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने हाईकोर्ट लेवल पे इसको अचीव कर लिया लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एफर्ट नजर आ रही है कि हमारी तरीके हमें अपने घर में पता लगे नई पोस्ट तो ये डाटा कर रही है डिस्पोज ऑफ और अगर कोई पेंडेंसी है तो वो भी ये सब आपको दिखा दिया आपको ये सर्वर साहब है और वो एल्बम साहब यहाँ पर एक और बंदा काम कर रहा होगा जो रात की साइड ये असल ये भी के बाद ये और जो ये मेरे सामने ये सिविलियन नहीं है जो पुलिस ऑफिसर है ये पंजाब की तरफ से इनको यहाँ भेजा गया वो सिविलियन पुलिस ऑफिसर इस तरह के दो बंदे होते हैं एक अदालत का एक थाने का नजर है दोनों पुलिस ऑफिसर एक थाना और अदालत को कोऑर्डिनेट कराता है और एक अदालत को रहते हुए कोर्ट को और जवान को जेल करते हैं उनको कोऑर्डिनेट कराते हैं और इसके पास पुलिस फाइल कस्टोडियन अदालत के लिए है और ये डायरेक्टली जवाब से उसमें जजमेंट होती है, शॉर्ट ऑर्डर होते हैं, बेल्स होती है, मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर होते हैं। जितने भी ऑर्डर होते हैं वो जज साहब ने हमें डिक्टेट करवाने होते हैं। शॉर्ट हैंड कोर्स जो करना होता है जी, वो कितने महीने का? वो एक तो डीकॉम होता है, डीकॉम से मुराद कि एक एफए होता है सिंपल, आईकॉम होता है और एक डीकॉम होता है जो कमर्शियल कॉलेज से सिर्फ होता है। आप डीकॉम भी कर सकते हैं या तो सिंपल बीए करके एफए करके बीए करके उसके बाद इसकी मुख्तलिफ अकेडमी होती हैं। लाहौर में भी इधर गाजी रोड पे भी अकेडमी है, कसूर स्टूडेंट कॉलेज। वो जो प्रोफेसर साहब हैं वो साबर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं, जिन्होंने इधर गाजी रोड पे जो शॉर्ट अकेडमी का इधर 2-3 अकेडमीज और भी हैं लाहौर में, लेकिन मैं बेसिकली सिटी कसूर का हूँ और मैंने कसूर से किया सब कुछ और मैंने डीकॉम किया था। इसका जो बेसिकली कोर्स है वो तकरीबन 6 से 8 माह लग जाते हैं। अगर बंदे को कोई काम नहीं आया, अगर कोई काम बंदा करता है, सुबह टाइम अपनी अर्निंग करता है, शाम को अकेडमी जाता है, फिर 1 साल या 1.5 साल लगा लेते हैं। एक बात मैं आपको ऐड कर दूँ, जो स्टेनो होता है ना उसके लिए जब आप टेस्ट पास करते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। मेरे एक दोस्त है 1950 से वो सेक्रेटेरिएट के मुलाजम थे, वो कहते हैं हमेशा से शॉर्ट हैंड की वैकेंसियाँ खाली रही। सबसे आसान सरकारी मुलाजमत लेने का तरीकाकार है कि आपको शॉर्ट हैंड आता है। अगर आप बिल्कुल छोटे हैं, आप 15, 16, 17, 18 साल के हैं और आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए तो ये स्टेनो आप किसी को उठा के देख लें। इसके बाद 4 अपॉइंटमेंट लेटर होंगे। मैंने इनको प्रॉपर्टी मिला हूँ, ये जहाँ अप्लाई करेंगे अगर इनकी स्पीड ठीक है इनको रख लिया जाए। और यहाँ इस प्रेमिसेस में जज के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह इनकी होती है और 16 ग्रेड है यहाँ पर। यानी एक आम बच्चा जो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है या वो पार्ट टाइम काम करना चाहता है और उसको टाइम पे बता दें तो इंटर लेवल पर भी यह भर्ती हो सकती है। और एक तो आपकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाती है, दूसरा पढ़े लिखे माहौल में बैठ के जज साहब आप देखें माशरे में हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, आपने क्या परसीव करना है डिपेंड्स अपॉन। तो ये बड़ा हमारे बच्चे जो है अब जॉब्स आती हैं तो वो आ नहीं रही शॉर्ट है।
तो ये थोड़ा सा एफर्ट करनी होती है। ये इन्होंने बताया कि यहाँ लाहौर में गाजी रोड पे शायद कुछ उस्ताद हैं वो सिखाते हैं, उनके नाम है साबर साहब जो प्रिंसिपल है। यानी चंद ही नाम है, शायद बिटमैन थे जो बेसिक फाउंडर थे इसके, बिटमैन इसके फाउंडर मेंबर, और चंद ही लोग हैं जो लाहौर में सिखा रहे हैं। और जब वैकेंसी आती है तो बंदे को वो काम नहीं आ रहा होता, तो छोटा क्लर्क भर्ती होने से क्वाइट बेटर है। और ये जब हाई कोर्ट एलिवेट करते हैं तो वहाँ पर इनका नाम बदल जाता है, वहाँ इनको पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं, PA कहते हैं, और वहाँ ये 17 या 18 में चले जाते हैं। और अगर लॉ ग्रेजुएट हो जाए तो यानी इनकी तनख्वाहें भी लाखों को टच करती हैं। मातूद के साथ साथ अगर हमने लॉ किया हुआ है या LLM किया हुआ है तो हम SO की सीट पे भी जा सकते हैं, जो इधर हमारा सुपरिटेंडेंट होता है। तो वहाँ पे 5 साल की सर्विस स्टेनोग्राफर की होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक पेपर होता है वो जो 100 नंबर का, उसके बाद हम यानी पढ़ने की बात फिर हो रही है। और उसकी कितनी तनख्वाह होती है सर इतना बता दें, जब वो हाई कोर्ट जाता है तो वो लाख से प्लस हो गई सर। वहाँ पे जो PA है ना उसकी 1.25 लाख सैलरी है, और जो यहाँ पे स्टेनोग्राफर की हाथ कर रहे हैं, और जो सेक्शन ऑफिसर है उसकी सैलरी इधर तकरीबन 1 लाख के लगभग है। यानी बताने का मकसद यह है कि मेरे एक ऐसे एसोसिएट थे जो यहाँ पर स्टेनो थे, स्टेनो बनने के बाद उन्होंने लॉ किया, उनके 4 भाई वकील बन चुके हैं, और ख्वाजा आरिफ साहब ने सर्विस पर हाथ पर रखा हुआ अपने साथ, तो उनको शॉर्ट हैंड आती है। मैंने कहा भी आप ख्वाजा आरिफ साहब के पास काम कर रहे हैं, वजह क्या रहने की, उनके जी वो फ़ौरन बताते हैं तो मैं फ़ौरन उसको काम, यानी एक एक्स्ट्रा स्किल उनको आता है तो उसको शॉर्ट हैंड आती है। तो वो बतौर वकील भी कामयाब है, उसको टॉप मोस्ट लॉयर ने अपने पास बिठा लिया कि ये यार बड़ा बंदा टाइपिंग करके ले आया। तो एक एक्स्ट्रा कोई एक स्किल भी जो है वो आपको जॉब भी दे सकता है, और वकालत के पेशे में आपको फ़ौरन आमदन भी शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जनाब ताहिर मेरा नाम है। आपसे मुलाकात पहली बात तो जगह नजर आ रही है, लेकिन मुझे ये नाम खुली नजर आ रही है, क्योंकि जब मैं आया हूँ इससे भी छोटे तो यहाँ पर कुर्सियों पर हमारे यहाँ का काम कर हमारे जो लेने जाते हैं वो समझ तो हमने सिस्टम को आगे बढ़ाना होता है। ये नहीं होता कि भी हम दूसरी बात, इसी अदालत में 2003 में हर बानी साहब बैठते थे, तो मैंने देखा कि हम आए उधर से आया उनके जज के पास बैठा, उसको ये भी नहीं पता था कि ये सिर्फ प्रेगनेटिव जो है तो ये पता था कि इससे आगे हिलने नहीं जा सकता, यानी जॉब खड़ी हो रही है। तो अब तो आप कहते हैं कि जी एक जिसका लाइफ कोर्ट है वो तो जज के काम में बात करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, तो हमें पता होगा हमारी लिमिट्स क्या है। तो हमारी लिमिट ये है कि ये रोज समय इसी तरह के बात ना कि वो जज साहब के अंदर कुछ ना। इसी तरह ये जो नीचे पीछे रूम बना है ये रिपेयरिंग रूम है, जज साहब का। तो अब प्रैक्टिस क्या होती है कि जो इंसान बाहर है सीधे घुसे जाए। अब बाद दफ़ा मैंने तो ये देखा कि कुछ ख़वातीन जजेज हैं तो वो बॉदर करती हैं, वो बाद दफ़ा पर्सनली बैठी होती है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर हम अंदर जाना चाहें तो हमारा काम ये है कि हम पहले या लीडर पूछ के अंदर जाएँ, उनसे लास्ट लेके जाएँ। और नंबर 2 ये है कि अगर वो जो है वो बनाए तो तब भी मैं तो तब भी कोशिश करता हूँ कि पीछे जाके बात ना करें, जो भी बात हो सीधा काम है यहाँ खड़ा होकर जज साहब का काम है कि वो वहाँ से इसको सुन। तो ये पर्सनल मीटिंग का इसको कंडेम करते हैं क्योंकि जो भी जजेस के साथ हो रही है, तो ये जज साहब ये फिक्रा इनका था जो मैंने इनसे सीखा है, इनकी शायद की नहीं सर्विस सर 25 ईयर। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा आपकी जॉब क्या बतौर रीडर है, उन्होंने कहा सिर्फ ये फैसला करना है कि डेट छोटी करनी कि बड़ी करनी। मैं 35 साल की पंचायत करता हूँ, एक वकील आता है वो कहता है छोटी कर दो, दूसरा कहता है बड़ी कर। तो इन्होंने इसको समअप किया था, तो मैंने हमेशा याद रखा कि रीडर की जो प्रिंसिपल ड्यूटी है ये है कि खुला के दरमियान पंचायत की लाना इस चीज़ की डेट क्या हो, ये खुद बताएंगे जनाब इनकी क्या यहाँ पर ड्यूटी प्रिपेयर हो गया से 1 by 1 केस को प्रिपेयर करना, कुछ समन वगैरह जारी हुआ नहीं हुआ उसको पेश करके जैसा वो केस उसको लेना है। फिर वो मुकला साहब आए, एक करना बंद हो गई, दूसरे साहब आ गए, दोनों की बहस हो रही है, ये फैमिली 2 डेट दे कैसे एक और काम भी है कि हमने कोई चीज़ अगर पकड़ानी है, चाहे जज साहब का हाथ नजदीक है तो हमने लीडर साहब को देना, लीडर साहब ने फाइल को प्रेजेंट करवाना है, यानी ये बात कोई डॉक्यूमेंट लेना है वो लीडर को आपने देना है, ये डॉक्यूमेंट
यानी बतौर वकील भी आपको जो रिप्रेजेंटेटिव ये बता रहे हैं और बतौर जज भी यही बता रहे हैं कि कलम की ताकत है। और ये दोनों पहले ट्यूटेड नहीं है कि आपने डिज़ाइन किया हो कि आपको ये वाली बात असल में करनी है। तो अल्टीमेटली बार इससे उधर बैठा बंदा भी ये सोच रहा है कि कलम में सबसे बड़ी ताकत है। और इसी तरह पैनल उन्होंने दिखाया कि वो हाफिज नईम साहब नीचे खड़े थे, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, उन्होंने भी कहा है कलम सबसे बड़ी ताकत है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि असल ताकत कलम है। और ये जो फ़ौरन आपको जो चीज़ें एल्योर करती हैं कि जी आप लड़े झगड़े या ताकतवर नज़र आए, तो ताकतवर वही है जिसके कलम में ताकत है। तो इसको लेकर आगे चलना सर। थैंक यू वेरी मच मेहनत करके अगर ये मेहनत ना करते, लड़ाई झगड़े और झगड़े की ताकत पे यकीन रखते तो यहाँ आपको ये लेक्चर ना दे रहे होते, पढ़ा ना रहे होते, आपको ऐसे ब्रीफ ना कर रहे होते। ये सारी कलम की ताकत है। ये सर बहुत बड़ी बात है। यानी 20 साल पहले जब मैंने इस चैप्टर को ज्वाइन किया, तमाम लोगों के बाद FIR, तो मुझे कह रहे थे कि आपके ऊपर FIR नहीं, आप कहाँ से आ गए। तो आज 20 साल गुजर गए, मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त भी नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने उस चैम्बर को भी ये साबित किया कि ज़रूरी नहीं कि हर आने वाला जो वकील है उसके खिलाफ FIR होगी। तो मतलब हमने ये लर्न करना है। और अब तो देखें डिजिटलाइज हो गया, मुझे तो नहीं पता था डिजिटल सिस्टम हो जाना। अब आपका नाम जाना है, जैसे ही फौरी तौर पर 5 एजेंसियों ने वो कंप्यूटर सिस्टम से निकाल के आगे रख देना कि भी जनाब ये बंदा तो इसके खिलाफ प्रॉब्लम। हमारे पास बुशरा खालसाना मैडम थी, तो अब उनकी 4-5 बहनें, बल्कि आप यूनिवर्सिटी की मैं कहता हूँ कि बड़ी टॉप की खवातीन थी। उनमें से एक का नाम एजाज था, चौधरी एजाज, नाम लड़कों वाला था जी, वो खातून टॉपर थी। तो मैंने उनकी इंटरव्यू से भी सुना, डॉक्टर जो मंजूर मलिक साहब थे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, तो बेहतरीन वो खवातीन तैयार थी। अभी वो 2-3 जुडिशल अफसर थे, लेकिन एक के खिलाफ वो FIR ऐसी थी कि दरमियान में वो ट्रबल में आ गई। और वो कहीं ज़माने तालिब इल्मी में ये भी हो जाता है कि किसी की लड़ाई आप छुड़ाने चले जाए तो आपके ऊपर FIR हो जाए। तो इससे बचना, ये आप लोगों को इससे फिर बाहर नहीं निकल सकेंगे, चाहे आप बरी हो जाए। इवन सर अब IG ने नोटिफाई किया है कि आप कांस्टेबल भर्ती होने जाएँ, चाहे बरी भी हुए तो आप अप्लाई ना करें। तो यानी लोएस्ट जो जॉब है उसके लिए भी आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर आप अपने खिलाफ कोई एक FIR लें। तो ये आज का सबक यही मैं समझना पड़ा। आप आखिरी बात यह है कि ये जो केसेज होते हैं ना, आप पढ़ेंगे कि आगे जाकर उसको बताते हैं कि ऐसे लोग जो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट प्रोबेशन भी पढ़ी हुई है। प्रोबेशन पढ़ी हुई सर फारूक से पढ़ी है, उन्होंने बताया। आगे चला जाए। प्रोबेशन ऑफिसर का ये रूम है जिसके हम सामने करेंगे। साथ से मेरा रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा प्रोबेशन के बारे में बता दें कि इनका यहाँ पर क्या रोल है, क्या जॉब है। सर प्रोबेशन जो है ये एक सेंटेंस, लेकिन अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंट सेंटेंस करेक्शनल सेंटेंस आ जाता है, रिहेबिलिटेशन के लिए दी जाती है। करेक्शनल सर्विसेज हैं, ह्यूमन पेटिफेंसेज में दी जाती है। प्रोबेशन ऑफ फेडरल ऑर्डिनेंस 1960 है जो रीइम्प्लीमेंटेड है। अभी नई लेजिस्लेशन आ रही है, 2020 का नया एक्ट बन गया, लेकिन वो भी रूल बन रहे हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 1960 का ऑर्डिनेंस है, उसके तहत प्रोबेशन किसी भी कॉन्विक्ट के बाद ही अवार्ड की जाएगी, किसी भी ऑफेंडर को अवार्ड की जाती है। फेडरल प्रोबेशन ऑफेंडर ऑर्डिनेंस में सेक्शन 5 के तहत कोर्ट को एम्पावर किया गया। उसमें फ्रेंच लिखे हुए हैं कि जो बाहर हैं उसके अलावा उसकी पहली जो शर्त होती है कि फर्स्ट ऑफेंडर हमारे जो सोच है, हमारे लॉ क्रिमिनल माइंड सेट का बंदा ना हो, तो जेल से बचाना या अदर कनेक्शन जो भी तो सोसाइटी में रख भी उसको करना, उसको ठीक करना, उसकी रखने ताकि वो लॉ अबाइडिंग और जस्टिस सिटीजन बन सके। उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, जो एक वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का, उसको सिटीजन बनाना। ये प्रोबेशन का पर्पज होता है और ये कम से कम 1 साल के मैक्सिमम 2 साल की होती है अकॉर्डिंग टू। तो प्रोबेशन हमारे पास सरप्राइज टू हियर कि हमारे पास पूरे पंजाब में 60,000 के करीब प्रोबेशन है। 60,000 इतने आप 40 जेल हैं पंजाब के, 40 जेलों में इतनी
क्रिमिनल जस्टिस और करके हम क्रिमिनल जस्टिस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके मेंबर भी होते हैं, जो प्रोबेशन ऑफिसर प्रोसिक्यूशन है, प्रिजन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी है, सेशन तो ये सारी कोऑर्डिनेशन के साथ पर्पज़ यही है कि जो क्रिमिनल जो ऑफेंडर है उसको रिफॉर्म करके सोसाइटी में दोबारा से लेके आना, ये पर्पज़ होता है। रिपोर्ट के थ्रू कराता है, ज़ाहिर है पहले केस इनिशिएट होगा, पुलिस उसको प्रोसिक्यूशन के थ्रू कोर्ट में लेके आएगी, कोर्ट में भी ट्रायल शुरू होगा, वो एट द टाइम ऑफ अदालतों में सलाह या जवाब से अदालत कर दे या कोई मुलजम ऐसा है और उसके वकील को ये पता है कि ये प्रोबेशन पे लाया जा सकता है, तो वो फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट करके तो वो फिर वो कहते हैं जी इसको प्रोबेशन पे भेज दिया गया, जेल भिजवाने की बजाय वो इनके पास आ जाता है। मेरा सब ये सवाल था कि जब वो आपका दोनों रेफर हो जाता है 3 माह के लिए, तो आप उसकी मैंने कहा कि कम से कम 1 साल है, अच्छा कम से कम भाई है 1 साल से कम नहीं होगी और 3 साल से ज़्यादा आप उसको अपने पास मंथली हाजिरी लगवाएंगे और बायोमेट्रिक करा ली जाती है। ये है कि चूँकि वो केस प्रोबेशन पे आ गया हमारे पास, उसका तब खत्म होगा जिस प्रोबेशन से डिस्चार्ज है, भाग नहीं सकता है, उसके होगा या अपग्रेड होगा, कौन आ जाएगा जी अपग्रेड होगा। पुलिस रिकॉर्ड में जो भी होगा ना वो कभी डिफरेंट नहीं होता, उसका जो लिखा होता है चालान पर गिरफ्तार क्या वो आता है इश्तिहारी आता है। जब ये प्रोबेशन डिस्चार्ज हो जाएगा और हम सर्टिफिकेट एक देंगे कि इसने सक्सेसफुली कम्प्लीट कर दिया है, और सर्टिफिकेट जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसके रूल्स 11 के मुताबिक ही होता है। तो जो कन्विक्शन है ज़ाहिर कन्विक्शन के बाद आए, कन्फेस करने के बाद कन्विक्शन उसमें हमने रूल लिखा भी होता है दिस कन्विक्शन फॉर दिस ऑफेंस ओनली फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, नॉट द अदर पर्सन। उसकी जो ट्रायल उसकी कन्विक्शन ट्रायल की हद तक की उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग की हद तक, और उसका जो आपके सामने एक मशहूर केस है मोहम्मद आमिर जो क्रिकेटर था, आसिफ भट्ट, इन तीनों को लंदन में स्पॉट देखी 10 दिन फैसले कर दिए जब उसको ऑनलाइन इस तरह कर दिया कि आप कैश के ज़रिए यूपी पैसे के ज़रिए पे कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये नहीं होते थे, तो जब आप 10 दिन से ज़्यादा आपको चलान हो जाता है तो चलान मुतलका कचहरी का आ जाता है आपका, और करें आप एक्सरे में कहीं पर रूट पे चलान हुआ है वो आपका जो सेक्टर में रहेगा वो जिला कचहरी में जाएगा, ठीक है। तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो है वो चलान यहाँ पर फिर आगे आके एक तो आपका चलान डबल हो गया, दूसरा जो है वो एक तो आपका चलान डबल हो गया, दूसरा आपको कचहरी से लेना पड़ेगा। पहले ये होता है कि आप मुतलका जो सेक्टर होती है ट्रैफिक सेक्टर वहाँ से ले लेते थे, या जिस वार्डन ने आपको किया उसी से ही ले लेते, ठीक है। यहाँ जो एक प्रैक्टिस चलती है जिस हवाले से सर ने मुझे कहा है, तो यहाँ पर तो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सरकारी जुर्माना हमारे मजिस्ट्रेट साहब उनको एक इख्तियार होता है स्पेशल वो चलान मार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि अमला जो है ना वो मिल के कुछ ऐसे चलान होते हैं उनको पैसे ले लेते हैं और सारा दिन पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, शाम को भी चला जाएगा 10 साल से मैंने कमेंट है ये मेरे साथ है। अब एक चलान अगर सर्च करें आजकल बन गई खिलाफबंदी का 2 लाख यहाँ आ गया तो कितने का हो गया 4000 का, ठीक है। और वो 4000 वाला बंदा लेके आएगा तो यहाँ तक आपको 5000, ठीक है। लेने जाएंगे सारे वहाँ से मिलते मिलते 5000 बंदा वो लेके इधर देगा, ठीक है। खर्च करें वो यहाँ से अपनी चीज़ ले गया, लेकिन वो जो उसका 5000 है वो गवर्नमेंट के खजाने में खर्च होगा, वो अपनी जेबों में जाएगा। इसी तरह कुछ जो है ये जजेस खाते हैं, कुछ अमला खाता है, कुछ हम जो अहदेदार हैं ये खाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं नहीं खाता ना मुझे मिलते हैं, ठीक है। नहीं ये इस तरह के जो होते हैं चलान इनके केस नहीं बनते, बल्कि आप लोग इस्तगासा कर सकते हैं ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ। आपको लगे कि जिसने हमने ये गलत चलान किया है तो आपके पास अंडर सेक्शन 200 CRPC जो है वो तैयार है कि आप उसको इस्तगासा उसके खिलाफ कर सकते हैं, वो फिर आपसे माफ़ी भी मांगेगा, जितने का उसने चलान किया उसको कोई 1000 गुना आपको देने जाएगा, ठीक है। इस तरह वो कलम की ताकत आ गई ना, इस तरह सर ने नीचे बताया कि आपने कलम की ताकत इस्तेमाल करनी है, आपने लड़ना नहीं है उससे, उसके खिलाफ आगे इधर एक दरख्वास्त देनी है, एक सफ़ा लगना, आपका 2 रुपये की टिकट लगती है, ठीक है। हमारे टोटल 5 रुपये लगने हैं,
और उसकी तनख्वाह जो है ना वो ठीक है, नौकरी भी जा सकती है। अच्छा, इसमें ये ऐसी चीज़ें ना थोड़ी सी अब और ये स्टार्टिंग सिस्टम का हमारा दूसरा सिस्टम था, जिसके अंदर आप इस्लामी का लिखा पड़ेगा इन शनाख्ती कार्डों पर गुना हो जाता था और अफराद राज्य के प्रवेश करके अपना छुड़वा लेते थे। इसी के अंदर से लोगों ने अपना रोजगार तलाश कर दिया। जब गुड काम नहीं करेगा ना तो ईवल अपने रास्ते निकालेगा। ईवल ने देखा कि हमने कैसे पैसे कमाए, बाहर आप खड़े होंगे, रोड पर्चियाँ हला रहे हैं आपको, तो क्या तुम्हारे सलाम छुड़वाते हो, तो आपको ये बताएगा नहीं ये कमरा है, वो आपको तरीके से लाओ मुझे थोड़े से पैसे तो मैं छुड़वा के तरह थोड़ा शादी के बाद तो ये बेसिकली बैठे नंबर लगाने के लिए, ये नंबर लगाएंगे, लगाने के बाद आपको कल का जज जो है उसको साइन करवा के आपको इधर से देंगे, आपको शनाख्ती कार्ड ये चीज़ आपको वापस करवाओ। ये आपको थोड़ा थोड़ा एडवोकेसी भी बता रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट एडवोकेसी से बात नहीं है और वो इस सिस्टम को हमारी नाहली की वजह से उसको हाईजैक करके उसके अंदर से कैसे पैसे कमा रहे हैं और आप जैसे लोग जो अपने भी पता ही नहीं है और वो ना पता होने की वजह से वो आप लोगों के रिस्क उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट डिजिटलाइज कर रही है, ये पॉलिसी सारी जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है कि ये सारे ये आप लोग पढ़ने का मकसद ये है कि अभी आपके पास अगर नए आइडियाज़ आते हैं तो उनको लिख के और सिस्टम हमारी सिस्टम करेंगे आगे चलते हैं। के अंदर एक निचला टाउन है, जो बड़ा टाउन और जो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले परमिशन ली जाती है, इन सब इख्तियार लेते हैं कि मैं अपने गाँव में तहरीर कर तो वो जो रजिस्ट्री ऑफिस है जो उसका जो है ना परमिशन दूँगा एक खास फॉर्मेट में ला के जमा कराते हैं, जो अपने साइन करवा के वो रजिस्ट्री में वापस करवाते हैं और उसके बाद फिर साइनिंग के साइन करवा के उसको दोबारा रजिस्ट्री को पास कराएंगे। ये रजिस्ट्री है क्या? ऐसा रजिस्ट्री कह रहे हैं आप? रजिस्ट्री मीन्स सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ सेल जो होता है, ठीक है, सेल डीड इसको कहा जाता है, सॉरी एग्रीमेंट कह रहा हूँ, तो एग्रीमेंट टू सेल होता है। एग्रीमेंट टू सेल के बाद जब उसके बाद जब आपका हो जाती है फाइनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है तो 3 जगहों की फर्जें हैं, यानी फर्ज किस जगह की है जो देहाती इलाके जाते हैं अभी तक उसकी फर्ज होती है मकान खाने की, उसकी फर्ज उसकी रजिस्ट्री होगी, ठीक है। और कुछ आजकल आई.डी की स्कीमें हैं, स्कीमों में अगर आप 5 मरले का क्वार्टर है, आप आधा बेच रहे हैं, कुछ उसका हिस्सा बेच रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री क्या होती है, वो आपकी सेल डीड जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। सारे खास भी शामिल है, ये सीट वाला बंदा बस तो खुद ही कर दो परमिशन रजिस्ट्रियाँ होना मुख्तलिफ इलाके दी तकरीबन हो गया परमिशन इजाज़त होती है और इसको कमीशन कहते हैं। कमीशन पार्टी अपन पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तारे खास भी डॉक्यूमेंट है, किसी भी दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना हो तो इसको रजिस्ट्री कहते हैं। वो मुख्तारियाम भी हो सकता है, वो सरेंडर डीड भी हो सकती है, दस्तबरदारी हिब्बानामा कुछ भी हो सकता है, वो रिडेम्पशन डीड भी हो सकती है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जब रजिस्टर्ड कराना है तो उसके लिए ये पहला ऑफिस है जहाँ आके हम परमिशन लें। नो सर, थैंक यू। वो ही अपने रिकॉर्ड के लिए उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। जब हमें कुछ डॉक्यूमेंट नकल चाहिए होगी तो हम यहाँ पे एक नकल फॉर्म है उस पर अप्लाई करेंगे, उसके पीछे डॉक्यूमेंट नंबर, कोई नंबर, कुछ नंबर सारा लिखा होता है, उसी के पीछे जब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है उसी को फॉलो करते हुए हम एक नकल फॉर्म पूरा करेंगे तो हम उन्हीं को सबमिट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो बुक नंबर उस पर बताया तो इन्होंने बुक पेज नंबर, पेज नंबर, जिल्द नंबर और डेटेड ये 4 चीज़ें होती हैं। इसको डॉक्यूमेंट नंबर कहते हैं, बुक नंबर कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं और डेटेड कहते हैं। आप ये जिल्दें देख रहे हैं, फॉर्म लेते हैं, इसका अलग से फॉर्म लेते हैं, एक अलग से फॉर्म सामने जिल्दें बनी हैं यहाँ पर आके वो लेते
उस प्रोसेस के तो बाद हमारा कागज़ कौन सा और कैसे पता चलेगा? उसको नंबर लगा हुआ है, वो नंबर देखेंगे, डेट देखेंगे। ये किसके कोई बंदा भी कि आप आए इसकी हमें चेक करके बताएं कि पीछे रिकॉर्ड में ये मौजूद है या नहीं। ये यहाँ के गवर्नमेंट मसला जी लोग कहते हैं सही है बिल्कुल दुरुस्त है। एक फार्म जमा कराते हैं नकल फार्म उसके बाद वो हमें जो पाइप चेक करते हैं इधर से उसकी सबका नकल में आके इधर जमा करा के हो गई 100 रुपये इसकी नकल फीस होती है, वो भी जमा सर्टिफाइड कापी कहते हैं सबका। ये सरकार का रूल है, गवर्नमेंट का है। ये वाला डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के बाद रजिस्टर्ड में यानी इससे पता लग जाता है कि ये बंदा मालिक है कि नहीं। और जब आप किसी भी अदालत से स्टे लेंगे तो यहाँ पे आके कहा जाता है ताकि आइंदा जिसकी कापी ना निकले या कोई नई रजिस्ट्री आएगी तो ये अपने पास नोट कर लेंगे वो प्लेटर है। ये एक्चुअल कस्टडी है यहाँ। दूसरा हिस्सा है जहाँ पे हम राज कराते हैं वो इधर एक राज है जहाँ ये डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं, एक राज कमीशन अभी ऊपर है जहाँ ये स्टेट है इधर राज। यानी हम जब सिविल कोर्ट में स्टे लेंगे जहाँ राज कराएंगे तो फिर उसका रिजल्ट मिलेगा कि मेरी पार्टी से पता लगेगा तो रजिस्ट्री नहीं होगी। ये एक्चुअल वो फिजिकल ये वो स्टूडेंट जो कल वहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़ा पेश किया जा रहा है तो वो वहाँ पे लहदा नज़र आ रहा है। ये वो में नज़र आ रहे हैं दो तरह से लोग तो वो रोजगार से मुराद ये है कि जो मुसलमान जेल के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ से जब किसी जब जमानत ले लेता है तो अल्टीमेट एक रूम बना हुआ है जो उस बंदे का हिसाब है और जिसने जेल में वो रोका लेकर जानी है तो बंदे ने बाहर आना है। देखो तो यही रोका जो जैसा में कि जो भी ऑर्डर होता है ना कोर्ट का, ये तुम्हारे लाहौर में 2 जगह है, डिस्ट्रिक्ट जेल और स्टैंडर्ड जेल। इनमें जिनकी रिहाई की रोकर आती है वो मेरे पास आते हैं। रोकर के साथ जो चलका होता है वो लगा होता है, रिहाई का ऑर्डर होता है रिहाई का, उसमें चलका लगा होता है सर बेटा। उसके साथ जैसा आपके ऑर्डर होते हैं जो ऑर्डर के जमानत लिंक होती है एक निज़ाम हमने ऐसा बनाया है कि इसके बगैर वो नहीं लेनी किसी ने। जज खुद भी चला जाए अपनी रोक कर लेके इसको छोड़ तो नहीं छोड़ना। इनका नाम पहले लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर 10 जज बैठते हैं पहले वो अलग जज साहब अपना ऑर्डर जारी करते हैं। अपने जो सबसे सीनियर मोस्ट जज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने फॉरवर्ड करना है, डबल चेक होना है, फिर उसके बाद इस बंदे का नाम लिखा हुआ है, ये रजिस्टर लेके जाएगा तो फिर उस बंदे ने रिहा होना है। इसके अकेला से रूम बना हुआ है, रूम में तो ये रूम है यानी ये रोक कर रिहाई है। ये अल्टीमेट यहाँ पर आके रोक कर जो है इस बंदे का नाम वहाँ पर है। 2 साल पहले जेल में फाइनली जब जाते हैं ना, जब जज साहब ऑर्डर करते हैं कि इसको रिहा कर दें तो वो उसके लिए हमने अपने काउंटर चेक्स बनाए ताकि कोई आप ही ना बना के चला जाए। तो उसके लिए पहले एक बतल का कोर्ट ऑर्डर करेगी, उस कोर्ट को काउंटर साइन एक सीनियर मोस्ट जज करेगा या दूसरा जज करेगा जो सेकंड ICS का, और उसके बाद फिर इसका नाम लिखा हुआ जेल के लिए ये जो रजिस्टर लेके जाएगा वही बंदा रिलीज़ होगा। और ये शाम को रजिस्टर लेके जाते हैं मगरिब के बाद। नहीं ये यानी आजकल 5 बजे मगरिब हो जाती है। 4 जो आपका बंदा फ़र्ज़ करें किसी की बेल करवाते हैं ना यहाँ से, और वो जुडिशल है, जुडिशल से मुराद भी वो जेल में था, तो ये नहीं है कि हमने यहाँ से सुबह 9 बजे बेल करा ली है तो वो 9:30 छोड़ जाएगा, वो शाम को ही छुटेगा इनके बाद। अच्छा अगली बात यह है कि ये जो प्रीमिसेस है ना ये अमूमन अनसेफ होती हैं। यहाँ पर जो मुसलमान डेस्टिट्यूट मुसलमान जब बदतरीयों में पेश होते हैं तो वो बच्चों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये भी नहीं चाह रहे कि हम आपको रश वाले हिस्से में घुसाएं, क्योंकि अब वो वहाँ पर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो चीज़ें कंजस्टेड होती जा रही हैं। इट इज़ योर स्वीट विल यानी ये ही जन्नत दोज़ख का खबर है ना कि एक बंदा दोज़ख से एक जन्नत से ना, यानी वो स्टूडेंट अपनी अपनी किस्मतों का फैसला कर रहे हैं कि कुछ लोग अपने ऊपर FIR करवा के अपने ऊपर स्टिग्मा लगवा लिया है, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। इसी तरह ये आगे भी जाके जैसे ही होगा। सोलर सेंटर क्या है कि अब किसी ने FIR की कॉपी लेनी है, ठीक है, तो वो हमें उस थाने में जाना पड़ता था FIR की कॉपी लेने, ठीक है। अब हमें थाने जाने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ FIR का नंबर बताना है और थाना बताना है। मैं बस लेनी है जो मेडिकल होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो, कत्ल हो, गोली लगी हो या पोस्टमार्टम हो, उसकी रिपोर्ट लेनी है, उसको MLC कहते हैं। MLC मीन्स मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। उसकी हमने अटेस्टेड कॉपी लेनी है तो वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगी एप्लीकेशन देके, ठीक है। ये अभी थोड़े दिन पहले ये देखेंगे इस 12 को इस तक पड़ा हुआ है,
तो ये सहूलत है। तो ये जिस तरह सर बता रहे थे कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसका स्टेप है। जब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि थानों में जो है ना, फर्ज करें आपने मेरे खिलाफ अगर पर्चा करवाया और मैं ज़मानत लेना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए पहले FIR चाहिए होगी। तो थानों के अंदर ये कल्चर था पहले कि वहाँ मुखालफ पार्टी पैसे दे के कहती थी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता था कि जी उन्होंने FIR की कापी नहीं देनी, ठीक है। तो अब हम बजाय इसके कि थाने जाके किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तरले भी करें, उसको रिश्वत भी दें भारी रकम के, इसलिए हम यहाँ फ्री FIR यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ वकील, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ बुकला के लिए बिल्कुल नया नहीं है कि ये बड़ी बहुत बड़ी एक्सपीरियंस कराने के लिए हमें FIR की अब अगर इजला की भी हाई कोर्ट बार से आपको उसकी काफ़ी 200 रुपये फीस के साथ है, यहाँ पर ये फ्री है, ठीक है। ये हमें FIR की कॉपी देने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको मिलती है साथ जो आप DDP देखते हैं वो एक्चुअल हम यहाँ पर उनको के लिए जगह दे दी है। जो हमारा प्रोसिक्यूशन ऑफिस है, जो सब डिवीज़न लेवल पे ये ऑफिस है, जो जहाँ पे सरकारी वकील उसको कहा जाता है काम करते हैं, वो ADPP कहलाते हैं। जो सेशंस कोर्ट में काम करते हैं वो थोड़े सीनियर 18 ग्रेड में होते हैं, वो DDPP कहलाते हैं। और इनके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर होता है, इनकी बाकायदा हायरार्की कानून के मुताबिक इसकी वजाहत करनी है। अब इनका काम क्या है यहाँ पर, इनका काम यहाँ पर है कि इनका एक यहाँ पर सीनियर इनके साथ आपस में खुद ही जो उसका सीनियर होता है वो सीनियर बन जाता है इसमें, और इनको अदालतें मिली होती हैं कि आपकी ये अदालत है, आपकी ये अदालत है, आपकी अदालत। तो उन मुकदमा जात को जिन्होंने कल को अदालत में परसू करना होता है उसका चलान स्कूट नहीं करते हैं, और डेली बेसिस पर जो मुसलमान शाम को पकड़े जाते हैं उनके जो रिमांड पेपर है उसको जो फार्म ये काम हो रहा है DDPP जो है और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर पैरेलल इसके साथ साथ एक रजीम और हाईकोर्ट में चलती है। उधर एक PG ऑफिस है और वहाँ पर एक DPG है, यानी वहाँ पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल कहलाता है और एक प्रोसिक्यूटर जनरल कहलाता है। नहीं सर, PG प्रोसिक्यूशन नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिविल साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ फॉर्चरी साइड पे जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों के। तो ये पूरा एक ऑफिस है, नया बना है, और इसके अंदर और आधी डायरेक्ट DPG की भर्ती कर ली है, डायरेक्ट PGs भी कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता और तकरीबन 80% जदीदात पहले ADPP गए हैं और CDPP बनने के बाद फिर वो जाने। तो ये बड़ा आसान सा तरीका जा रहा है कि हम लॉ करते हैं, लॉ करने के बाद हम जो है वो खुद पहले इस तरह से आ जाते हैं, सलवार को देखते हैं, जिन्होंने जो भर्ती होती है साल 2 साल बाद तो वहीं से फिर वैलिडेट होकर आगे चल जाते हैं। तो अगर आप इसको अंदर से देखना है तो अंदर से भी देख सकते हैं, उसके बाद जो थानों के अंदर से चलान आते हैं तो यहाँ पर वो अपने पास ये इन्होंने ये सिस्टम को इवॉल्व किया है। उसके बाद ये रमती हैं आगे बहुत सारी नाम बड़ा मोहज़्ज़ब साहब इनका नाम है। ये यहाँ पर ADPP है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और पिछली बार भी इन्होंने हमारी जब हम यहाँ पर आए तो इनको हम सिर्फ कोर्ट की प्रीमिसेस दिखा रहे हैं। और ये बच्चे जो हैं ये वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज को हम इस चीज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफिस दिखाएं, उनको इंटर्न्स बना के यहाँ भेजें। ये भी बातचीत चल रही है कि लास्ट टाइम पे जब मैंने बात की थी तो अभी वो कम से कम जो उनके हाथ में है जो डीन फैकल्टी प्लान उन्होंने अलाउ किया कि अपनी क्लासेस को भेजते हैं हमारे पास, हम उनको थोड़ा थोड़ा एक्चुअल दिखाते हैं कि ज़िंदगी यहाँ पे है, यानी जो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे काम हो रहा है। इसमें नेगेटिविटी भी है, इसमें पॉजिटिविटी भी है, तो जो हम परसीव करना चाहें वो मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तो यू अगर आप 1-2 मिनट में सिर्फ ब्रीफ कर देना आगे लेक्चर के लिए जाना। आप स्टूडेंट्स हैं लॉ कॉलेज के थर्ड ईयर के। पहली बात तो ये जो आपके टीचर है मलिक साहब, प्रोफेशनल ट्रूली प्रोफेशनल जो है एक जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो है, और हम इनसे खुद बड़ा लर्न करते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप आए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तो प्रोसिक्यूशन का बेसिकली काम ये कि जो भी स्टेट केस होगा FIR जो होगी FIR, वो प्रोसिक्यूशन जो है गवर्नमेंट की हमारा पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है वो केस परसू करेंगे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर ये रूल है कि जो भी ऑफेंस होगा चाहे मेरे साथ हुआ है आपके साथ हुआ है वो स्टेट के खिलाफ होता है, इसलिए हम उसको परसू करते हैं। हमारा काम क्या है, पहले इनिशियली जब FIR दर्ज होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उसके बाद पुलिस वाले जब रिमांड नहीं लाते किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमने उनके साथ मिलना होता है पुलिस के साथ,
और उनको जो उसके खिलाफ एविडेंस है किस तरह कलेक्ट करनी है, और क्या वो बंदा ठीक अरेस्ट किया है, क्या उसके खिलाफ एविडेंस है, किस तरह वो अपने पुलिस को गाइड करना और सारा अपनी ऑब्जर्वेशन लिख के कोर्ट में भिजवानी है। ठीक है, पहला हमारा ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारा ये रोल है कि हमने पुलिस को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में साथ चलना है। सेकंड ये, जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर लेगी और चालान जो है पुलिस रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट करेंगे, तब हमने पूरा अपना केस दोबारा रिव्यू करना है और जो जो उसके अंदर केस के अंदर एविडेंस होगी हमने उसको लेटर लिख के कोर्ट में सबमिट कर देनी है। और फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रायल इनिशिएट होगा टिल द कन्विक्शन ऑफ अक्यूज हम ये केस लेके चलेंगे सारा कंप्लेनेंट एंड से। और कंप्लेनेंट एंड से जब भी अगर हम वकील भी अगर आते हैं तो वो इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी बीइंग लॉयर अगर हमें कोई प्राइवेट बंदा वकील कर भी ले तो अगर वो स्टेट केस है तो उसको डायरेक्ट प्रोविजन है सर 493 है 494 सीआरपीसी ये कहती है कि वहाँ पर सीनियर जो है वो सरकारी वकील साहब होंगे और वो लीड करेंगे इसको। और किसी स्टेज में भी हमें लगता है कि भी इसमें लैकुनाज हैं और सरकारी वकील साहब को जो पीछे से फाइल भिजवाई गई है उसमें सर्टन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्राइवेट कंप्लेंट का असर इस्तेमाल वहाँ से शुरू होता है। अदरवाइज हमने नेगेटिवली भी हमने सुना कि जी जब वो चलान आपको कहते हैं जी चलान नहीं बना तो हमने उसको बुला ले सगासा करके। तो अल्टीमेटली जो प्राइवेट कंप्लेन है वो एक पैरेलल रजीम है साथ, और ये जहां हमें लगता है क्योंकि कहीं कहीं अभी हम भी लर्न कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि 2007 में ये नया स्टैब्लिश हुआ सिस्टम और ये भी ग्रो कर रहा है। अभी पुराने इंस्पेक्टर लीगल्स के साथ हमने पहले काम किया था, अब ये ADPPs आ गए हैं, DDPPs आ गए हैं, इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स हैं और उसके बाद एक सेपरेट एक रजीम है, एक्ट तो हमारा है रजीम। तो मैंने बल्कि पीटीआई गवर्नमेंट को भी लिखा है कि एक्चुअल ये हमारे पढ़े लिखे पहले बंदे मौजूद हैं, इनको आप इन्वेस्टिगेशन विंग को इनको लीड करने थे। जब चलान इन्होंने स्क्रूटनाइज करना है, जब ये उसको पहले दिन रिमांड को ये सुपरवाइज कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं। जब ये सीनियर है तो फिर प्रोसिक्यूशन के अंडर ही सब कुछ होना चाहिए। दुनिया में इसको क्राउन सर्विसेज कहते हैं। और बेसिकली मुझे ज़्यादा इसमें बोलने का मजा इसलिए भी आ रहा है कि PhD में मेरा थीसिस भी यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि प्राइवेट जो प्रोसिक्यूशन है पूरी दुनिया में नहीं होती। ऑस्कर वाइल्ड का लास्ट केस था, अब दुनिया वापस आ रही है, अब वो समझते हैं कि हाँ जो विक्टिम है वो डबल वर्क कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये एक बेहतरीन इनोवेशन है 2007 के बाद से कि हमें आज नई बिल्डिंग या एक वक्त था कि प्रोसिक्यूटर मेरे ऑफिस बैठते थे, कमरा नहीं था मेरे पास, वो लड़के जो थे उस वक्त के थे वो बेचारे ढूंढते थे हम यहाँ बैठे। आज जो हम आए तो हमें खुशी है कि एक डबल स्टोरी बिल्डिंग नजर आ रही है जहाँ हमारे ऑफिसेज हैं और यही हमारी एक्चुअल नर्सरी है। जजेस की नर्सरी ADPPs है, यानी अगर एनालिसिस इस पे भी एक आर्टिकल है पुलिस के पास ही प्रोसिक्यूशन ना, फिर ये हमने फिर ये पुलिस से प्रोसिक्यूशन लग करके इंडिपेंडेंट अदालत बनाया जो उसकी हिरार्की सेक्रेटरी तक है, PG तक है, पूरा एक महकमा अलग हो गया। सेकंड जब आप लोग एग्जाम आप लॉ करेंगे उसके बाद आप 2 साल प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको दोनों ऑप्शन होंगी, आप जुडिशरी एग्जाम भी दे सकते हैं आफ्टर 2 years ऑफ प्रैक्टिस, फिर आप प्रोसिक्यूशन एग्जाम भी दे सकते हैं 7th ग्रेड के थ्रू PPSC, दोनों ऑप्शन हैं। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बॉडी का एक पिलर है, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी। और 50% मैं तो कहूँगा शायद गलत नहीं हो तो अभी जो जजेस बनते हैं वो प्रोसिक्यूटर से आते हैं, यानी पता नहीं ये इस पर भी देखिए ये रिसर्च यही है ना कि आप अगर आर्टिकल प्रोड्यूस करके छोटा सा डाटा लें लोगों का तो आपको फौरन पता लग जाएगा। तो यही रिसर्च वर्क है हम जो चाहते हैं कि जिससे हम चीज़ों को आगे लेके जाएं। तो ये हमें लगता है कि हमारा एक मफरूज़ा है कि यहाँ से जो लोग आगे जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं क्योंकि उन्होंने वो दूसरे एंड से भी देख लिया चीज़ों को। अगर आप डायरेक्ट जज बन भी जाए तो मैं नहीं समझता कि उतना वैल्यूएबल होता जब तक आप प्रोसेस के अंदर से होकर आ जाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। ये आपको ख़वातीन और बहुत आ गई जुडिशरी में भी प्रोसिक्यूशन। अच्छा, अभी जो मैं बता रहा था 16 सेंटर के बाहर के पहले जब FIR होती थी तो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास वो चली जाती है, तो IO के पास जाना पड़ता था कि यार FIR की कापी दे दो ताकि हम अपने मुलजिम को प्री अरेस्ट बेल करा लें इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़े। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक आपके सामने मौजूद है, ठीक है, तो इनसे कॉपी कैसे जाकर हमने लेनी थी। इसी तरह हर थाने में कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उसके बाद में अगर हमें वहाँ से भी कॉपी नहीं मिलती तो हमें यहाँ प्रोसिक्यूशन वहाँ से मिलती थी, ठीक है, क्योंकि एक FIR की कितनी कॉपीज होती हैं? 4।